हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्य खंड के सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको जो गद्य खंड है इसके वस्तुनिष्ठ भी देखेंगे, साथ ही 2 अंक वाले पूरे 15 क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन आपको PDF नहीं मिली है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैंने सारे विषयों की क्वेश्चन बैंक शेयर की हुई है, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। तो जो कहानी है उसके अनुसार क्या होता है, जो पंडित आलोपी है वो मुंशी वंशीधर से इंप्रेस हो जाता है। लास्ट में जब वो पैसे के लालच में नहीं आते हैं तो वो अपने स्थायी मैनेजर के तौर पर नियुक्त कर देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैनेजर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, नान भाई गड़ैया वाले नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पूर्वज भी, वो भी वालिद उनके कहते हैं पिता को। तो ये इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। ये वाक्य किसके, तो ये है मास्टर त्रिलोक सिंह के। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिलोक सिंह, जो बहुत नाराज हो जाते जब वो उनको इतना दिन भर रटने के बाद भी जो धनराम है वो 13 का पारा नहीं बना पाता, तो उसको कहते हैं तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुई। यहाँ पर जो व्यक्ति दबा हुआ रहता है पेड़ के नीचे, पूरी कहानी आपने पढ़ी होंगी, जो जामुन का पेड़ उस आधार पे बहुत अच्छी व्यंग है वो, तो उसका उत्तर होगा जीवन की फाइल। अगला 5वां प्रश्न है, भारत शब्द किस भाषा का है। तो जो हमारा भारत शब्द लिया गया है वो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा का है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर सारे उत्तर देखते हैं कैसे कैसे आपको लिखना है। तो जो मुंशी प्रेमचंद की जीवन कलम के सिपाही के लेखक है, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस जो सिपाही के लेखक, जो कलम के सिपाही के लेखक है, उनका नाम है अमृत राय। तो इसका सही उत्तर क्या लिख देंगे आप, अमृत राय है, जिन्होंने ये है उनके ऊपर प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, कलम के सिपाही। ये सही उत्तर हो गया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, मियां नसरुद्दीन ने क्या बनाने का हुनर सीखा था। तो उन्होंने 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर सीखा था। तो ये आपको लिखना है, तो आप इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्रकार की रोटियां बनाने का उन्होंने क्या सीखा था, हुनर सीखा था। ये आपको लिख देना है। जिसे हम नानबाई कहा जाता है वो कहानी में आपको पूरा मिल जाएगा। बचपन से ही कौन बड़ा बुद्धिमान था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन बचपन से ही बहुत बड़ा बुद्धिमान था, जबकि धनराम को बहुत याद करने पर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। अब चौथा प्रश्न है, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ होता है उप सचिव। तो आपको इसमें क्या लिखना है, उप सचिव। ये जो कहानी है, व्यंग है, उस आधार पर बताया गया है। नेहरू जी जलसों में किसकी चर्चा किया करते थे। तो नेहरू जी जलसे में जो है, अपने देश में नहीं बाहर, जब वो कोई बाहर से आते थे जलसों में, तो भारत की चर्चा किया करते थे, भारत के बारे में ही बातें किया करते थे। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य यहाँ पर आपको बताना है। तो जो पंडित आलोपी दिन था, उनका क्या था, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, लेखिका कृष्णा शोभती जी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तो यह सत्य है, वो उनका इंटरव्यू लेने गई थी, वो रोटियां के बारे में उनके जानती थी वो मियां नसरुद्दीन को पहले से ही। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो ये बिल्कुल असत्य है। कौन बुद्धिमान था बचपन से, मोहन। धनराम तो कुशाग्र बुद्धि का बालक नहीं था। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये क्या है कि यात्रा वृतांत है, ना कि एक संस्मरण। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको लिख देना है 5वां जो। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 सत्य मिल रहे, एक तो पहले नंबर का और एक 5वें नंबर का। ये सही उत्तर हो गया आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलान करना है। तो जो मासिक वेतन है ये आपको नमक का दारोगा वाले पाठ में मिलता है। मासिक वेतन क्या है, पूर्णमासी का चांद है, जो महीने में एक बार मिलता है। फिर रुमाली किसका प्रकार है, रुमाली जैसे कि आप जानते होंगे, रुमाली एक रोटी का रूप होता है, रोटी का प्रकार होता है, रुमाली रोटी कहा जाता है। रुद्री पाठ यानी क्या होता है, शंकर जी की जो आराधना करने के लिए रुद्र अभिषेक, रुद्र पाठ बोलते हैं, तो इनको कहा जाता है। ये अर्जेंट लिखा है, यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक अर्जेंट होता है। मेरी कहानी किसमें है, जवाहरलाल नेहरू आपके हिंदी बुक में आपको मिल जाएगी। तो ये सही जोड़ी मैंने आपको बता दी, इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यदि चैनल पे न हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 11वीं के सभी विषयों के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब आपको एग्जाम को भी बहुत कम समय बचा है, लगभग 20 दिन से भी कम है, और इसका टाइम टेबल भी आपने देख चुके होंगे। नहीं देखे तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया है, वो भी देख सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो भी इसका देख सकते हैं।
तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी। तो ये बात जो है वो किसने कही थी, बूढ़े मुंशीधर ने अपने बेटे से कही थी। तो यहाँ पर बूढ़े मुंशी आपको लिखना है, तो ये आप इस प्रकार से लिख देंगे, बूढ़े मुंशी जी ने कही थी। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है, बूढ़े मुंशी ने। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को निठल्ले समझते थे। तो आपको निठल्ला लिख देना है, इसका उत्तर आप निठल्ला लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है तीसरा, स्पीति किस जिले की तहसील है। तो स्पीति जो है वो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। तो आपको लिखना है लाहुल स्पीति। तो यहाँ पर लाहुल इस प्रकार से लिखेंगे और स्पीति आपको इस प्रकार से लिखना है। तो लाहुल स्पीति जिले की तहसील है, इसका नाम पूरा एक ही है, लाहुल स्पीति जिले का। उसके बाद में है, जामुन के पेड़ के नीचे दबी आदमी ने किसका शेर। तो इन्होंने गालिब का शेर सुनाया था और इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन है, उसमें भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर गालिब उत्तर आएगा। उसके बाद में, नेहरू जी का जनता कैसे स्वागत करती थी। तो यहाँ पर नारा लगाती थी, भारत माता की जय, उस प्रकार से उनका स्वागत करती थी। तो यहाँ पे आपको नारा लिख देना है। उसके बाद में आप देख लेते हैं 2 अंक वाले सारे प्रश्न। तो अभी तक हमने एक शब्द एक वाक्य सारे उत्तर देख लिए। अब हम बढ़ रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा है, किसने देव दुर्लभ ताग कहा और क्यों। तो देव दुर्लभ त्याग क्यों कहा गया, ये भी आपको पूरा उत्तर लिखना है। पूरे 15 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहले का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर कंप्लीट होगा। वंशीधर कौन थे। वंशीधर एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उन्होंने अपने कार्य से प्रेम है, वे आदर्श को मानने वाले व्यक्ति है और उनके आदर्श इतने उच्च है कि उन्हें पैसों का भी लालच हटा नहीं पाता। और उनके उच्च आदर्शों के कारण ही अलेपुद्दीन क्या करते हैं, उन्हें अपना मैनेजर रख लेते हैं। यह पात्र हमें ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको पूछा गया, तो ये आपको लिख लेना है। तो जो पिछला आंसर है वो आपका वंशीधर तिवारी कौन थे, वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको पहला प्रश्न जो पूछा था, देव दुर्लभ त्याग किसे कहा गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है, धन के सन्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी। इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते, इसलिए धर्म यानी कि वंशीधर, जो आपको वंशीधर तिवारी वाला क्वेश्चन है उसी के अनुसार आपको इसको लिखना है, बुद्धिहीन तथा देव दुर्लभ त्याग कहा गया है। वंशीधर ने इस प्रकार से कहा है। यहाँ पर जो धन है वो देव दुर्लभ त्याग यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जिसके पास पैसा वह न्याय और नीति को अपने हाथ की कठपुतली बना देता है और साथ ही दुनिया का काम होता है किसी न किसी पर बोलते रहना। रात के समय में भी वे यही काम करते हैं। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि दुनिया सोती है पर उनकी जीभ यानी कि उनकी जुबान हमेशा चलती है, वो अन्य लोगों के बारे में हमेशा बात करना चाहते ही है। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन की दुकान कहाँ पर स्थित थी और कैसी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मियाँ नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गुदैया मोहल्ले में स्थित है। और उनकी दुकान का हाल थोड़ा ये हुआ था, मतलब वहाँ पर जब लेखिका जाती है तो वो थोड़ी बताती है पूरी कहानी के बारे में। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, मियाँ नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, वो आपको बताना है। तो जो मियाँ नसरुद्दीन का खानदानी पेशा था वो नानबाई बनाने का था, यानी रोटी बनाने का। वह अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते थे जहाँ पर वह नानबाई बनाते थे। नानबाई एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जिसको बनाने की कला में क्या था, नसरुद्दीन को महारत हासिल थी। ये आपके पूरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आप जीवन भर यहाँ पर आपको बताना उन्होंने आजीविका के लिए कैसे धंधा अपनाया। तो ये रोटी बनाने का उन्होंने अपना धंधा अपनाया। उसके बाद में जो वंशीधर वाला प्रश्न है उसको भी हम एक बार पुनः देख लेते हैं, किस प्रकार से वंशीधर तिवारी ने जो जीवन भर कैसे उन्होंने कार्य करा। तो ये वंशीधर तिवारी के बारे में आपको लिख देना, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पैसों का लालच भी नहीं हटा पाता है, वो जीवन भर कर्मठ और कर्तव्यपरायण रहते हैं। इस प्रकार से वो अपनी आजीविका का भी पर्याय करते हैं। तो ये आपको उत्तर इसमें लिख देना है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि यहाँ पर अध्यापक त्रिलोक सिंह यानी मास्टर त्रिलोक सिंह और साथ ही लोहार गंगा जल में किस प्रकार से यहाँ पर समानताएं थी। तो यहाँ पर उनका जो ढंग देने का था, मतलब यहाँ पर सजा किस प्रकार से दंड देने के लिए क्या यूज़ करते थे। तो याद न करने पर क्या करते थे, मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चे को अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट देते थे। मतलब यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह की आदत थी कि वे बच्चों को क्या करते थे, उनकी पसंद का बेच चुनने के लिए देते कि तुम्हें किससे मारना है। जबकि जो लोहार गंगाराम क्या करता था, सजा देने का हथियार स्वयं चुनता था। गलती होने पर वे छड़, बेत, हत्ता जो भी हाथ लगता उससे सजा देते थे। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपको उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
अगले प्रश्न में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्यों। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आपको बताना है ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण क्या हो रहा है, इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, यहाँ आवागमन के साधन नहीं है, यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है और यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। इस कारण यहाँ 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और इसी कारण यहाँ पर इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप समझ रहे होंगे मुझे कितनी मेहनत लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सारे सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है स्पीति में इतिहास क्यों कम है, ये हमने आंसर देख लिया। अब हम देखते हैं लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ है। तो यहाँ पर आवागमन के लिए किस प्रकार से कठिनाई करते हैं, तो यहाँ पर पूरी कठिनाइयों का बहुत साधन है, क्योंकि यहाँ पर जीवन यापन के लिए सभी प्रकार से कठिनाई करना। जैसे स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, हमेशा संसार से कटा रहता है और यहाँ वसंत ऋतु आती है, इस कारण यहाँ हरियाली, एक बार बाजरा गेहूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे रोजगार के साधन भी नहीं है। तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें महसूस करती है, उन्हें होती है बहुत सारी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना क्या, संवेदनशील जो मामले होते हैं कहाँ तक ठीक है आपको लिखना है। तो इस अंश में जो यहाँ पर पाठ है जामुन का पेड़, उस आधार पे बताना है। तो सरकारी कार्यालयों की कामटालू कार्यशैली पर व्यंग किया गया इस पाठ में। सरकार में हर व्यक्ति एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालता है, वे संवेदनशील विषयों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेते और कागजी कार्रवाई में ही व्यस्त रहते हैं। ये फाइल वो फाइल के चक्कर में यहाँ पर ये पूरा पाठ बताया गया है, आपको देख लेना है। तो ये उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ठीक नहीं है ये निर्णय, क्योंकि जब संवेदनशील मामला हो तो उसमें फौरन निर्णय लिया जाना बहुत आवश्यक है। ये आपको अपने तरीके से लिख देना और साथ ही ये उत्तर आपको लिखना है। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको पूछा है पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शेर सुनाता है। तो जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो गालिब का शेर सुनाता है। और कौन सा शेर सुनाता है, तो यहाँ पर आपको ब्लू अंडरलाइन में मिल रहा है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे, हम तुमको खबर होने तक। यहाँ पर ये शेर जो है वो दबे हुए व्यक्ति द्वारा सुनाया गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से वो बोलता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सारा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। तो कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग अनाज तथा खेती बाड़ी के विषय से संबंधित मामलों में फैसला करता है, वह फलदार वृक्ष के मामले में फैसला नहीं कर सकता है, अतः यह एग्रीकल्चर के स्थान पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको पूरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख देना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि किसान जिस प्रकार से भारत माता की जय करते हैं वह कौन है। नेहरू जी के इस प्रश्न पर जब लोग जवाब देते कि धरती को वे भारत माता कहते हैं, तो नेहरू की उनसे फिर प्रश्न करते कि कौन सी धरती के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या बोलते हुए कि गांव की धरती के बारे में बात कर रहे हैं, जिले सूबे अथवा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इस तरह वे किसानों से बार बार यही प्रश्न किया करते थे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा किसानों से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हमारे देश की धरती खेत, पहाड़, जंगल, झरने इत्यादि इसके अंग है, मगर भारत के सभी लोग जो पूरे देश में है, सही मायनों में ये भारत माता है। तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा नेहरू वाले प्रश्न का। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको बताना है नेहरू जी अपनी बात में किन किन देशों का जिक्र करते थे। तो यहाँ पर बताना है चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिम एशिया, यहाँ पर होने वाले परिवर्तन का जिक्र करते, साथ ही सोवियत यूनियन और अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। तो ये वैसे देश थे जिनके बारे में जो है नेहरू जी बताते थे। जब वो कहाँ पर होते थे, जब वो चर्चा करते थे, तो ये इस प्रकार से बताते थे किस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया जाता है, किसानों से किस प्रकार से व्यवहार, ये सब कुछ वहाँ पर बताते थे। तो इस प्रकार से सारे 2 अंक वाले 2 अंकीय प्रश्न हमने आज देखे गद्य खंड का, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़े हमने सभी देख लिए। और साथ ही इसके आगे के चैप्टर्स के और जो बचे हुए चैप्टर्स उनके भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको प्रश्न बैंक के क्वेश्चन की सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी के गद्य खंड के जो 3 अंक के प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 अंकों के प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके पहले मैंने गद्य, पद्य और वितान सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर बता दिए, साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम के भी। तो आपने यदि अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड है, वहाँ से आपको हिंदी के सारे विषयों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। पद्य खंड हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हम यहाँ तक कि अभिव्यक्ति और माध्यम भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने यदि अभी तक वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाइए और वीडियो देख लीजिए। तो जो 3 अंक के प्रश्न है वो सारे हम देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपको दिया गया है, नमक का धार होगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी यहाँ पर सारे प्रश्नों के इसके उत्तर हम देखेंगे। गद्य खंड में जितने प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक के सभी विषयों के सॉल्यूशन मिलने वाले। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलते रहती है। तो चलिए शुरू करता है इसका आंसर। तो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। जो नमक का दारोगा कहानी है उसके 2 अन्य शीर्षक क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है असत्य पर सत्य की जीत, दूसरा क्या हो सकता है धैर्य व स्वाभिमान की पराकाष्ठा। ये 2 ऐसे शीर्षक है जो इसके हो सकते हैं, क्योंकि जो नमक का दारोगा कहानी है बहुत अच्छी आपने देखा होगा। यहाँ पर जो सत्य की जीत होती है, अंत में कहानी के पूरे प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा वर्णन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपको डिटेलिंग करना है कि संपूर्ण कहानी में आरंभ से लेकर अंत तक सत्य की महत्ता, यानी सत्य सबसे बड़ा होता है, और मध्य में असत्य की जीत होती दिखाई देती है, किंतु होता नहीं है। वास्तविक में ऐसा लगता है कि जीत जाएंगे पर होता नहीं है। जो आपने पूरी कहानी पढ़ी होंगी, पंडित अलोपी दीन के इसमें बारे में बताया गया है, किंतु अंत में क्या होता है, सत्य के समक्ष असत्य स्वयं आत्मसमर्पण कर देता। मतलब अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। दूसरा है धैर्य और स्वाभिमान की पराकाष्ठा। तो वो भी यहाँ पर बताया गया है कि जो वंशीधर है अति धैर्य से क्या करते हैं, पंडित अलोपी दीन को उनकी भूल समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर एकदम बहुत अच्छे से बताते हैं वो स्वाभिमान के बारे में उनको पूरा, कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से कार्य करना है। तो ये 2 शीर्षक हो सकते हैं, यहाँ पर दोनों आपको लिख देना है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो मासिक वेतन को क्यों कहा गया पूर्णमासी का चांद, क्योंकि लेखक ये इसी पाठ का है, नमक का दारोगा पाठ के, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो क्यों कहा है, क्योंकि जो वेतन है वो माह में एक बार मिलता है, और यहाँ पर पूर्णिमा भी यहाँ पर माह में एक ही बार आती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने यही कहना उनका, तो वही पूरा अर्थ यहाँ पर लिखा गया कि लेखक प्रेमचंद ने नमक का दारोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा है। जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है, जैसा मैंने बताया पूर्णिमा एक बार आती है और चमकीला होता है, परंतु क्या होता है, और अगले ही दिन से चंद्रमा कैसा होता है, घटते चला जाता है। पहले तो बढ़ता है पर घटते चले जाता है, फिर पूर्ण लुप्त हो जाता है। मतलब फिर वो पूरे महीने भर दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जो मासिक वेतन है वो महीने की 1 तारीख को मिलता है, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये आपको उत्तर लिखना है पूरा पूर्णमासी का चांद का। उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन है, ये कृष्णा सोपती जी ने लिखा गया है। तो यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मियां नसरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया। नान यहाँ पर यानी रोटी होता है, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे जो यहाँ पर मियां नसरुद्दीन है वो, जो उनके परिवार। तो मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र यहाँ पर इनके नायक है जो कृष्ण सोपती जी ने बताया है, तो उन्हें नानबाई का मसीहा कहती है क्योंकि वह 56 प्रकार की रोटी बनाने तथा आत्मविश्वास के साथ बात करने में माहिर है। वे खानदानी नानबाई है, उनको जो यहाँ पर उसी नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर उनका जो खानदान है वो भी यही काम किया करता था। तो अपनी खानदानी विशेषताओं की वर्तमान तक बनाए रखते हैं। रोटी बनाने की एक कला मानकर वो रोटी बनाने को एक कला मानते हैं और स्वयं को इसका क्या मानते हैं, उस्ताद। और जैसे एक देवदूत संसार को उद्धार करता है, उसी प्रकार मियां नसरुद्दीन ने रोटियां बनाने में हुनर हासिल किया है। इसी कारण उन्हें नान भाइयों का मसीहा यानी कि देवदूत कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी बताइए। तो आप लिख सकते हैं मियां नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें बहुत अच्छी लगी। तो कौन सी, पंचाचारी अंदाज से बातें करना, मतलब वो इस प्रकार से बातें करते थे, ये उनका अंदाज अलग है। उनका आत्मविश्वास तथा परिश्रमी जीवन, यानी कि उन्होंने रोटी बनाने की कला को नहीं छोड़ा, ये आपको याद रखना है क्योंकि जो इसमें लेखिका ने भी पूरा यही बताया गया है। इसके पहले भी हमने देखा प्रश्न के उत्तर में।
तीसरा क्या है, बुजुर्गों की प्रशंसा करना जिसमें झूठ की झलक थी। यहाँ पर वही आपको बताया गया है जो पूरे पाठ में उस आधार पे। पत्रकार तथा समाचार पत्र के पाठकों से चिढ़ते हैं वो, एक प्रश्न आपको इससे भी पूछा गया था कि वो पत्रकारों को क्या समझते हैं, पढ़ने वालों को तो निठल्ला समझते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। 56 प्रकार की रोटियां बनाने माहिर, ये उनका सबसे बड़ा गुण है जो पाठ को एकदम जोड़े रखती है। छठवां है, कारीगरों को उचित पारिश्रमिक देते थे, मतलब उनके पास जितने भी कारीगर आते थे उनको बराबर से मजदूरी दिया करते थे। बीड़ी पीने का अंदाज तथा आंखों की, यहाँ पर आपको बताया गया चपलता, मतलब यहाँ पर जो चतुरता, बात करने की तरीका, उनका आत्मविश्वास, प्रशंसा करना, समाचार पत्र, ये पूरे आपको जो बातें आपको यहाँ पर लिखना है वो आप प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको पूछा गया है गलता लोहा पाठ से, जिसमें धनराम और मोहन की पूरी वास्तविक कहानी के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से मोहन जो है पढ़ाई, मतलब बहुत कुशाग्र बुद्धि का बालक रहता है, उसके विपरीत धनराम जो रहता है वो पढ़ाई में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। पूरी कहानी इसी पर बेस्ड है। इसमें मास्टर त्रिलोक सिंह का बहुत बड़ा जो आया है पार्ट वही का लगाया है। तो वहीं से उत्तर, पूरा प्रश्न यहीं से बनकर आया है। क्या आएगा इसका उत्तर, किताबों की विद्या का अर्थ था कि विद्यालय में मास्टर जी धनराम को 13 का पहाड़ा वो पुस्तकीय ज्ञान सिखा रहे थे। दूसरी ओर धनराम को पिता क्या सिखा रहे थे, पैतृक व्यवसाय यानी कि लुहार का काम, जो उसके पैतृक व्यवसाय मतलब जो उसके पापा दादा वगैरह करते थे, जैसे कि धोकनी फूकना, सान चढ़ाना, हथौड़ा घन चलाना, दोनों प्रकार की विद्या धनराम क्या कर रहा था, एक साथ सीख रहा था। तो अब उसे दिमाग में एक तो वो पढ़ाई का 13 का पहाड़ा भी याद करना चाह रहा है और पैतृक व्यवसाय भी। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है कि किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र इसी बात के लिए किया गया है, जो ये पूरा प्रसंग आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। तो ये भी इसी पार्ट का है। तो यहाँ से क्या आएगा, जो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देखिए अब जो यहाँ पर धनराम रहता है वो पूरे दिन 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाता, उसको देते हैं पर पूरा दिन रट्टा मारता है लेकिन फिर भी 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाता। तो इसी कारण जो होते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे मार मार कर पहाड़ा याद कराना चाहते थे परंतु धनराम क्या कर पाया, याद ही नहीं कर पाया। तब उन्होंने सोचा कि शायद वह इस व्यंग्य बाण से पढ़ने लगे, मतलब यदि उससे ऐसा बोल दिया जाए तो शायद उससे कुछ याद हो जाए या उससे प्रहार हो, क्योंकि शारीरिक चोट की तुलना में क्या होता है, कई बार वाणी की चोट यानी कि जो आपका बोला हुआ है वो ज़्यादातर आपको बुरा लगता है। तो धनराम ने इसके बाद पढ़ाई छोड़कर पैतृक धंधा लुहारगिरी को ही अपना लिया। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो यहाँ पर आपको पूछा गया है, जो स्पीति पाठ है आपके इसमें बुक में इतिहास की स्पीति के बारे में बताया गया है जो वहाँ पर, तो क्यों है वो, उस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो दरअसल उस पाठ का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर युवा वर्ग जो है वो आए और साथ ही यहाँ की पहाड़ी उदासीनता इनको देखे और यहाँ की हलचल सब कुछ को सजीव वातावरण से भर ले। यहाँ तो देश विदेश के युवा वर्ग को स्पीति आने का निमंत्रण देने का कारण, मतलब इस पाठ का उद्देश्य यहाँ की पहाड़ियों की उदासीनता है, बूढ़े लामाओं के ओ मणि पद में हूँ बीज मंत्र के जाप से जो है यहाँ पर पहाड़ियाँ उदास हो गई है। युवा वर्ग यहाँ कर किलोल करे, नृत्य करे, गायन करे, हास प्रयास करे तथा उनके पद चाप की हलचल हो, तो पहाड़ियों की उदासीनता कम हो, ऐसा लगे जैसे घाटी सजीव होती है, समस्त वातावरण प्रसन्नता से भर जाए। तो ये उनका उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो देश विदेश के युवा है वो यहाँ पर आए स्पीति में, ये उनके पाठ का पूरा उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर यह पूछा गया है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो ये पूरा आपको थोड़ा सा अलग पूछा गया पर है वही क्वेश्चन, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जामुन का पेड़ सचिवालय के लॉन में गिरा था। ये जो कहानी पूरी जामुन के पेड़ की है, एक व्यक्ति गिर जाता है पर वो पेड़ में फंस जाता है, लेकिन बहुत लंबे चौड़ी फाइलें इधर से उधर होती है, सुप्टी जो है सुप्रीडेंट के पास जाती है, वो अब ऊपर सचिव अब सचिव के पास में जाती है, इधर से उधर फाइलें होती रहती है पर होता कुछ नहीं है। तो ये पूरी कहानी उसी में तो उस आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने की जिम्मेदारी सचिवालय को थी। तो सरकारी कार्यालय में काम तुरंत न होकर फाइलों के माध्यम से होते हैं और उस आदमी की फाइल क्या होती, 3 दिन तक घूमते रहती सरकारी में। तीसरे दिन रात को क्या होता है, खिचड़ी खिलाते हुए मालिक बोलता है कि कल तक सब काम हो जाएगा। मालिक की बात को सुनकर दबे हुए ने आदमी क्या करता है, आहा भरकर मिर्जा गालिब का शेर सुनाता है। आपको ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जाता है किसका शेर सुनाया था, तो मिर्जा गालिब का। तो इसका यहाँ पर जो शेर है वो भी बताया, ये तो माना कि तगा फुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। ये शेर है वो जो दबा हुआ आदमी सुनाता है।
तो इस ये जैसे शेर सुनता है तो माली को लगता है कि यह भी एक शायर है आदमी। तो यह अफ़वाह पूरे सचिवालय में फैल जाती है। तो क्या होता है, उसकी फाइल साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास भी पहुंचती है और वह कवि का इंटरव्यू लेने पहुंचता है। उसे पता लगता है कि आदमी कौन से गद्य संग्रह के ओस के फूल के रचयिता भी है। तो यहाँ से उस शाखा का सदस्य चुन लिया गया, परंतु क्या होता है, उसे पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयास किसी ने नहीं किया। सब कुछ पूरी तरीके से कर लिया पर कोई उसे वहां से निकाल नहीं पाया और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है, नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पूरे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरे दिए गए। तो इनका मैं आपको अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अर्थ बता देती हूँ। तो ये आपको इस प्रकार से पूछा गया। तो सबसे पहले जो अर्जेंट है, इसका मतलब ये आपको सही विकल्प में आया था, तो अति आवश्यक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिंदी शब्द हो जाएगा वन विभाग। मेंबर यानी कि क्या होता है, सदस्य। डिप्टी सेक्रेटरी यानी क्या होता है, उप सचिव। चीफ सेक्रेटरी यानी क्या होता है, मुख्य सचिव। चीफ यानी मुख्य। मिनिस्टर यानी यहाँ पर मंत्री, और अंडर सेक्रेटरी यानी अपर सचिव। इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। बात करें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यान विभाग को कहा जाता है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग को। तो इनमें से आपको सारे प्रश्न पूछे गए। जो प्रश्न है आपको यहाँ से पूरे तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने गद्यखंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। पूरा सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और साथ ही वितान और काव्यबोध और साथ ही साथ भाषा बोध ये सभी अपलोड हो चुके हैं। तो जल्दी आपको सॉल्यूशन देख लेना है। अभिव्यक्ति और माध्यम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, उनको फटाफट आपको सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और साथ ही पीडीएफ के लिए, सारे विषयों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में बताऊंगी। मतलब यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लेंगे, जितने प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए, साथ ही 2 अंक वाले और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही सारे विषयों की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर सारे विषयों की पीडीएफ आपको लगातार मिलते रहते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने गद्य, पद्यखंड और वितान सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर एक वीडियो में आपको दिए हैं, तो वो भी आपने लिख लिए होंगे, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए। आज हम देखने वाले अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, साथ ही सही विकल्प वगैरह भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया गया। तो पहले प्रश्न में आपको पूछा गया संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। धातु पूछी गई यहाँ पर, मतलब किससे वो बना है। तो इसका सही उत्तर ख नंबर का है, चर धातु से हुई है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम। तो सिनेमा है, जिसे देखकर सुनकर क्या होता है, व्यक्ति अट्रैक्टिव होता है, मतलब वहाँ पर उसे सब कुछ ज्ञान हो जाता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में है क्या। तो यहाँ पर दूसरा उत्तर हो जाएगा। तीसरा उत्तर आपको पूछा गया ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस सन में यहाँ पर की गई थी। तो इसका सही उत्तर है क नंबर का, सन 1936 में। तो ये सारे सही विकल्प हो गए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए की ओर बढ़ते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कौन सी पत्रकारिता कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है पीत पत्रकारिता इन्हें कहा जाता है। तो ये जो पत्रकारिता का प्रकार होता है, ये उसमें कहा जाता है। उसके बाद में पूछा गया है डायरी, अतरंग, खालिस्तान साक्षात्कार है। तो यहाँ पर आएगा डायरी, अतरंग एक साक्षात्कार है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा डायरी, नितांत, खालिस्तान रचना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यक्तिक रचना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्यक्तिक रचना लिखना है। इस प्रकार से आप लिख देंगे व्यक्तिक रचना। तो ये आपके रिक्त स्थान भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो यहाँ पे सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला है पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। तो बिल्कुल सत्य है, समाचार पढ़ते हैं, पत्रकारिता में पूरे समाचार ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उत्तर एकदम सत्य हो जाएगा। तो आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि वो पढ़ नहीं सकते तो वो समाचार पत्र को कैसे पढ़ेंगे और सशक्त माध्यम उनके लिए कैसे होगा, तो ये उनके लिए नहीं है। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो बिल्कुल सही है ये, तो डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। तो यहाँ पर आपने सत्य असत्य लिख लिया। अब एक वाक्य में उत्तर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपको समाचार को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही बीट भी पूछा गया और लाइव भी। तो ये सारे एक वाक्य के उत्तर चलिए देख लेते हैं। उसके बाद हम 2 अंक और 4 अंक वाले भी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पे जो एक वाक्य पूछेगा, उसका पहला उत्तर जो आपको पूछा गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक वाक्य का पत्रकारिता। इसी प्रकार से बीट की परिभाषा यानी कि लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में रिपोर्टिंग होती है, चाहे वो अपराध हो यानी कि क्राइम रिपोर्टर होते हैं, खेल में स्पोर्ट्स रिपोर्टर होते हैं, स्पोर्ट्स एंकर होते हैं, फिल्म कृषि होती है, यहाँ पर वो अलग अलग ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों की ये क्या कहलाती है, अलग अलग बीट कहलाती है। तो इन्हें ही बीट कहा जाता है।
तो उसके बाद में लाइव पूछा गया, तो लाइव क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है लाइव क्या होता है। तो जब किसी समाचार या घटना का सीधे स्थल से प्रसारण किया जाता है तो इसे लाइव कहा जाता है, या इसे लाइव समाचार कहा जाता है। तो डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्टली प्रसारण जो होता है उसे लाइव कहा जाता है। चलिए अब 2 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या पूछे गए 2 अंक वाले प्रश्न? तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको पूछा गया, मौखिक संचार किससे कहते हैं? तो आपको उत्तर लिख लेना है। इस प्रकार से होता है ओरल कम्युनिकेशन। शाब्दिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। यह व्यक्तियों के बीच संचार का सामना करने के लिए, यानी कि बातचीत के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है इसमें कौन कौन से भाषण आदि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मौखिक संचार जिसमें बोला जाता है। तो ये आप सभी को अच्छे से पता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं? साथ ही प्रिंट मीडिया के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया यानी कि प्रिंट यानी क्या होता है, एक मुद्रित माध्यम, संचार जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। तो सबसे पुराना आधुनिक युग का प्रारंभ छपाई के आविष्कार से हुआ। चीन में सबसे पहले। इस प्रकार से आपको लिख देना है क्या होता है। उसके बाद में प्रिंट मीडिया के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सिनेमा हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। ये सारे जनसंचार के माध्यम है जिनके तहत आप जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो सिनेमा, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिका, ये आपको जब प्रिंट मीडिया के प्रकार है उसमें आपको ये नाम लिख देना है। तो आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट माध्यम पे लिख दिया आपने। उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपको समाचार की परिभाषा पूछी गई। तो आप समाचार की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार, समस्या की रिपोर्ट है जिसमें क्या हो सकता है, अधिक से अधिक लोगों की रुचि, इंटरेस्टेड हो लोग, और साथ ही अधिक से अधिक लोगों पर उसका क्या पड़े, इफेक्ट पड़े। तो ये समाचार कहलाता है। आपको 2 अंक में जनरली पूछी गई तो आप इतनी परिभाषा लिख सकते हैं। चाहे तो सिर्फ समाचार तत्वों के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए तो आप इनको नाम को लिख सकते हैं, जैसे कि नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि। ये सारे क्या हो गए इसके तत्वों के। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपको क्या प्रश्न दिया गया उस आधार पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं, समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक तक पहुंचाते हैं, यानी पढ़ने वालों के पास प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं, उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया, शब्दकोश क्या है? तो देख लेते हैं। तो शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें क्या होता है, इसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। साथ ही शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप, विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। और जब मनुष्य समाज को स्वीकृति मिल जाती है तो उन्हें शब्दकोश में लिखा जाता है। मतलब वो परफेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पर शब्दकोश में उसकी एंट्री हो जाती है। तो ये आपको लिख देना है। शब्दकोश के बारे में पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये शब्दकोश की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा गया है, और साथ ही यहाँ पर आपको विभिन्न शब्दकोशों के नाम पूछे गए। तो विश्व ज्ञान कोश हो गया, चरित्र कोश हो गया, साहित्य कोश, ये उनके क्या हो गए, विभिन्न शब्दकोशों के नाम हो गए। तो इनको आप लिख सकते हैं। अब बाद में बढ़ते हैं, नीचे के दिए गए शब्दों के क्रम आपको पूछे गए तो वो देख लेते हैं आप क्रम को किस प्रकार से जमाओगे। तो यहाँ पर जो शब्दकोश क्रम है उसका सही उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले अंकपित आ जाएगा, फिर अंतः, इक्षु, फिर इच्छित। ये पूरे आप शब्दकोश के अनुसार जमाएंगे। फिर जिज्ञासु, परिक्रम, परिक्रमण, योगासन, हिमाश्रय और हृदंगम। ये आपको इतने पूछे गए 10 वर्ड है कुल टोटल। तो ये आपको अच्छे से इनको जमा लेना। ये सही क्रम में जमाए गए हैं। तो पहले अंक पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे 10 तक क्रम से जमा लेना है। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पूछा गया चरित्र कोश क्या है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे चरित्र कोश की भी परिभाषा आपको पूछी गई है अगले क्वेश्चन में। तो चरित्र कोश क्या होता है? विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियां दी गई होती है। इस व्यक्ति कोश को ही चरित्र कोश कहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेलिंग यानी उनके बारे में विस्तार से दिया रहता है, वो चरित्र कोश कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर संपादन के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप संपादन के सिद्धांतों के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से निष्पक्षता, साथ ही क्या होगा, तथ्यों की शुद्धता, ये सारे आपको लिख देना है। पूरे यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको संपादन का अर्थ के साथ में सिद्धांत पूछे तो ये पूरे जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिख देंगे। वस्तुपरकता हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है संतुलन। ये चारों जो सिद्धांत है ये पूरे किसके, चारों पांचों सिद्धांत जो यहाँ पर दिए गए, स्रोत वगैरह, ये सारे हैं संपादन के सिद्धांत। तो इनको फॉलो करना होता है। जैसे कोई पत्रिका, समाचार का संपादन यदि करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया निष्पक्षता। निष्पक्ष होना पत्रकार के लिए बहुत अनिवार्य होता है। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो रिपोर्ट है वो जो बना रहा है जिसके बारे में पत्रकारिता, तो वो भी निष्पक्ष नहीं होंगी। तो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं होता है। सही गलत न्याय अन्याय को ध्यान में रखकर अपनी पूर्व धारणाओं से दूर रहकर संपादन करना चाहिए। तो ये सही हो गया निष्पक्षता। उसके बाद तथ्यों की शुद्धता देख लेते, क्या वो जो आपको दिया गया है जिस बारे में, क्या वो सही है कि नहीं, ये आपको सबसे पहले परखना होता है संपादन के अनुसार। तो यही वो आपको लिखना है कि यथार्थ और वास्तविकता का प्रतिबिंब है। सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इससे क्या हो सकता है, तो तथ्य को तोड़ मड़ोड़ कर पेश नहीं कर सकते। ये आपको इस प्रकार से नोट करना है। फिर वस्तुपरकता को भी इसी आधार पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी वही दिया गया आपको, उसका संबंध तथ्यों को देखने वाले व्यक्ति की दृष्टि से होता है। इसमें अलग अलग सबके विचार अपने संतुलित समय पे हो सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। फिर संतुलन भी बैठाना होता है, जैसे कि यदि समाचार का सिद्धांत यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये इस आधार पे आपको लिखना है। फिर स्रोत भी, मतलब वो सोर्स कहाँ से आई है, वो रिपोर्ट कहाँ से आई है, वो क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, तो ये पूरा उसमें आ जाता है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। डायरी लेखन क्या होता है? डायरी लेखन, तो यहाँ पर देखिए, डायरी किसका शब्द है, सबसे पहले लिख देंगे अंग्रेजी का शब्द है जिसका अनुवाद दैनंदिनी है। उसका बाह्य रूप मोटे गत्ते की जिल्द है। यह एक नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियाँ क्या होती है, क्रम से सजी होती है, मतलब लाइन से बनी होती है। और हर तिथि के साथ हमें अलग अलग चीज़ों, अपनी अंतरंग भाग में निजी बातों को दर्ज किया जाता है। तो ये पूरा डायरी लेखन के संबंधित होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दिन भर की घटनाओं विचारों से गुजरते हैं, उन्हें हम सब यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हम उपभोग करते हैं वो सारी चीज़ें डायरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरी में इस प्रकार लिखना है। साथ ही आपने जो लिखा है उसको आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो सुरक्षित करके उसकी स्मृति का बीमा कर दिया जाता है, मतलब आपकी जो है वो डायरी को एक बुक के अनुसार छपा सकते हैं, यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है। तो ये आपका डायरी लेखन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे सारे 2 अंक वाले प्रश्न हो गए। अब देख लिए 4 अंक वाले देख लेते हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो 4 अंक वाले में सबसे पहला प्रश्न आपका, जनसंचार की विशेषताएं बताइए। तो जनसंचार को मुख्य विशेषता संक्षिप्त रूप से हमें बताना है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। इसका दायरा बहुत व्यापक, बहुत पंचमेल तथा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है तथा औपचारिक संगठन की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपको उत्तर लिख देना है, जनसंचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा विशेषता इसकी हो जाएगी, जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल गेट कीपर काम करते हैं जो जनसंचार माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्रियों को निर्धारित और नियंत्रित करते हैं। ये आपको उत्तर लिख देना। जनसंचार की आवश्यकता जो विशेषता आपको पूछी गई वो हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो प्रिंट मीडिया वाला क्वेश्चन है वो भी आप बढ़ा सकते हो। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में समाचार पत्र पत्रिकाएं या मुद्रण माध्यम की आपको विशेषता पूछी है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो कड़ी होती है जनसंचार की सबसे मजबूत, ये प्रिंट मीडिया होती है, यानी कि प्रिंट मीडिया के 3 पहलू होते हैं। प्रिंट मीडिया क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। तो समाचारों को संकलित करना, पत्र पत्रिका को छापना, समाचारों को संपादित करके छपने लायक बनाना, ये सारा आप उसमें लिख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट मीडिया में भी और चाहे तो ये समाचार पत्र वाले में भी क्वेश्चन में आपको इंक्लूड कर देना। तो यहाँ पर पूरा समाचार पत्र पत्रिका के बारे में आप बता देंगे। बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि यदि समाचार पत्र पत्रिकाओं को हम ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उसका संकलन करें तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचनाओं का माध्यम बन सकती हैं। तो उसे मुद्रण और प्रसारित करता है, यहाँ पे पूरा आपको ये पूरा वर्णन लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न आपको संदर्भ ग्रंथ के बारे में पूछा गया। तो क्या होता है संदर्भ ग्रंथ? संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें संदर्भ ग्रंथ का विशद रूप विश्व ज्ञान कोश है, यानी कि विश्व ज्ञान कोश को आप लिख सकते हैं, जो मैं पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, और साहित्य, इसके अतिरिक्त साहित्य कोश और चरित्र कोश भी होता है। ये तीनों मैंने आपको बता दिए शुरू में, तो वहाँ पर हमने चरित्र कोश भी देखा था और साथ ही विश्व साहित्य कोश, हम उसको एक बार और फिर देख लेंगे। तो संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। संदर्भ ग्रंथों में जानकारी का सिलसिलेवार संकलन शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। समस्त कोशों के विषयों पर बताया जा चुका है, जो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर देख लिया। चलिए वो भी देख लेते हैं, यदि आपको उसमें कोई डाउट है तो यहाँ पे आप जो संदर्भ ग्रंथ है उस आधार पर विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश और साहित्य कोश लिख लें, क्योंकि चरित्र कोश हमें एक क्वेश्चन में अलग से आ चुका है, इसको हम फिर से लिख चुके हैं और इसको आपको अगेन लिखना है। तो यहाँ पर जो जानकारी है उसमें क्या कलेक्ट होती है पूरी आपको यहाँ पर लिखना है। सारे विषयों की यहाँ पर तीनों जो आपका कलेक्शन आ जाएगा, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश और साहित्य कोश, तीनों का आपको यहाँ पर कलेक्शन लिख देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले प्रश्न में आपको क्या पूछा है, स्वव्रत या इसको कहा जाता है हिंदी में बायोडाटा। इंग्लिश में हम बायोडाटा कहते हैं और हिंदी में स्वव्रत कहते हैं। तो इस लेखन से आप क्या समझते हो और साथ ही आपको बताना है इसमें कौन कौन सी बिंदुओं को शामिल किया जाता है, मतलब इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वव्रत की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। स्वव्रत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है। तो ये हो गया स्वव्रत। क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपके बारे में सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। आप किस चीज़ में स्पेशल थिंग हो, मतलब आप किस चीज़ में अच्छे से कार्य दक्षता आती है और आपको किस चीज़ का ज्ञान ज़्यादा है और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, पूरा बायोडाटा आपका इस आधार पर तैयार किया जाता है। उसकी विशेषता क्या होती है, मतलब उसकी बिंदुओं क्या होते हैं। तो जैसे कि नौकरी तलाश एक प्रकार की मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग में उम्मीदवार सफल होने के लिए अपना स्वव्रत सुंदर और आकर्षक बनाए। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बिंदु ये नोट करना है कि यदि आप नौकरी के लिए हो तो आपका बायोडाटा मार्केटिंग के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छा स्वव्रत यानी बायोडाटा किसी चुंबक की तरह होता है जो नियोक्ता को आकर्षित कर लेता है। इसके लिए उम्मीदवार को स्वव्रत निर्माण की कला में निपुण होना चाहिए, मतलब बायोडाटा बनाने की कला में। नियुक्तिकर्ता से पहली लड़ाई तो स्वव्रत ही लड़ता है, इसके बाद उम्मीदवार के लड़ने की बारी आती है। स्वव्रत के कौन से पक्ष होते हैं, दो। पहला पक्ष क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित करे और दूसरा जो संस्था के लिए सूचनाएं जुटाए। तो पहला और दूसरा पक्ष दोनों ही नियोक्ता होता है। इस आधार पर हम बना सकते हैं जो नियुक्ति करता है। तो उसके बाद में जो स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे कि आपने जितने कोर्स अवेलेबल है उतना ही एक्स्ट्रा आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। और साथ ही क्या होना चाहिए, ज्ञान अनुभव पूरा होना चाहिए। भाषा शैली एकदम सुथरी साफ सुथरी होना चाहिए। जो भी भाषा आप अच्छे से जानते हो बस वो भाषा साफ सुथरी होना चाहिए। और अधिक लंबा ज़्यादा छोटा भी ना, एकदम शॉर्ट में भी नहीं और ज़्यादा लंबा नहीं, एकदम मध्यम साइज में आपका होना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा बायोडाटा के अनुसार। साथ ही अभिव्यक्ति माध्यम का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा अभिव्यक्ति माध्यम पर जितने भी प्रश्न थे सारे 2 अंक 4 अंक सारे प्रश्न देखे, वस्तुनिष्ठ भी देखे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। प्रश्न बैंक के सारे विषयों के सॉल्यूशंस के लिए कक्षा 11वीं के लिए आपको ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। आप समझ गए होंगे मुझे इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लग रही है। इतने सारे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ रहा है, साथ ही बुक्स में भी मिल रहा है कुछ और कुछ अन्य इसमें भी मिल रहा है। तो आपको सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।